नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं, कहीं से भी आ गए हैं, तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जितने भी लोग जुड़े हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इवन नेट की तैयारी करने वाले हैं, तो वो भी शेयर करें, क्योंकि प्रॉपर वीडियोस क्या है, उसी के लिए है। कॉन्सेप्ट इसीलिए हमेशा एक टारगेट होता है। यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिया जाता है कि क्या आप फाउंडेशंस पढ़ रहे हैं। क्या मेन टारगेट ये होता है कि आप चाहे जिस लेवल के बच्चे हो, बीए हो, बीएड हो, आपके लिए प्रॉपर हेल्प करेगी। और इसीलिए इसमें वो सारी क्लासेस अटेंड की जाती हैं। हाँ, टारगेट की जाती है किसी एक यूनिवर्सिटी की, बट आपका जो नेट का सिलेबस है उसका सारा मैटर यहाँ पे मिलेगा। जो भी वीडियो शूट होंगे, जो भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात की थी वो गिलफोर्ड की थ्योरी की बात की थी। और हम लोगों ने देखा था कि गिलफोर्ड की थ्योरी ने क्या किया था। उन्होंने क्या किया था कि जितनी भी चीजें थी उनको 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से इन्होंने पहला डायमेंशन कंटेंट रखा था, सेकंड पे ऑपरेशन रखा था, और लास्ट में प्रोडक्ट था। ये 3 डायमेंशन में बांट के एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, जिसमें 5, 6, 6 और मल्टीप्लाई कर देने पे कुल आ जा रहा था 180 एलिमेंट्स। और बताया था कि ये क्या है, और मैंने इसका कंपैरिजन भी किया था कि आप इसको कहाँ से सिमिलरली मिला सकते हैं। और अगर नहीं याद है तो मैं एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ। इसको आप इनपुट समझ लीजिए, इसको प्रोसेस समझ लीजिए, और इसको आउटपुट। ये थी गिलफोर्ड की थ्योरी, जो कि पूरे एलिमेंट्स को 3 हिस्सों में बांटने के बाद क्या करते थे कि आपको इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दिखाती है, कंटेंट का काम था। फिर उसको प्रोसीजर करने का काम ऑपरेशन का था, और उसके बाद जो आपका रिएक्शन या जो भी प्रोडक्ट आता, वो काम किसका था? प्रोडक्ट का था। तो ये तो हो गई हमारी लास्ट क्लास का कि क्या था। अब अगर हम आज बात करेंगे तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्टर्नबर्ग की त्रिआर्किक थ्योरी, या इसको बोला जाता है त्रिकारक सिद्धांत। अब त्रिआर्किक थ्योरी इनकी है, और ये थ्योरी अलग भी है। और ये थ्योरी अभी तक जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है उन सभी थ्योरी से सबसे ज्यादा बड़ी थ्योरी होने वाली है। यानी ये वीडियो अभी तक जितने भी इंटेलिजेंसेस के वीडियोस अपलोड किए गए हैं उन सभी में सबसे लंबी चलेगी। उसका कारण है कि इन्होंने जितनी चीजें एक्सप्लेन की है अपनी थ्योरी में, यानी त्रिआर्किक थ्योरी में, वो बहुत ज्यादा है। और उनको अगर किसी आप लोगों को अगर आधा बता के छोड़ दिया जाए तो वो भी गलत होगा। बीए के बच्चों के लिए तो चलो वो हेल्प कर जाएगा, ठीक है। उनको अगर बेसिक चीज ही जान लिए कि त्रिआर्की में 3 कारक क्या थे, बीए का बच्चा अगर उतना भी लिख के आ जाए एग्जाम में तो उसका काम हो जाएगा। बट जितने भी पीजी के बच्चे हैं, एमएड के हैं, या जो कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं नेट जैसे, तो उनके लिए उस हर एलिमेंट को जानना जरूरी है, जितने भी इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। अब जो स्टर्नबर्ग का क्या मानना था, स्टर्नबर्ग का मानना था कि बुद्धि जो होती है कुछ नहीं होती है, मूल कौशलों मूल कौशलों या घटकों में बटी होती है। इनका मानना था कि जो इंटेलिजेंसी होती है या किसी बेसिक स्किल्स या एलिमेंट्स में, वो क्या होती है? डिवाइड होती है। और प्रत्येक घटक, अब ये घटक चूंकि इन्होंने एक, देखो मैंने घटक को लिख रखा है, तो जो भी घटक होता है, प्रत्येक घटक क्या होता है कि कुछ सूचनाएं मिलती हैं। अब इन्हीं घटकों को जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अब इंफॉर्मेशन मिली, अब जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे वो संसाधित करता है। संसाधित करने का मतलब यहाँ पे वही प्रोसेसिंग से है, तो यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग लिख देता हूं। अब वो जब प्रोसेसिंग करेगा यानी संसाधित करेगा, देखो मूल कौशल या घटकों में बटी है इंटेलिजेंसी, फिर किसी घटक को कोई इंफॉर्मेशन मिली और उसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करता है, और उसके आधार पे, इस प्रोसेसिंग के आधार पे वो विवेचना करेगा। विवेचना करने का मतलब क्या होता है? वो तर्क करेगा, थिंकिंग करेगा, रीजनिंग करेगा, लॉजिक लगाएगा, विवेचना करता है, और फिर क्या करेगा? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्या करेगा? वो जो भी उसके सामने प्रॉब्लम है, सॉल्व है। तो अब एक तरह से देखा जाए तो जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो 2 एलिमेंट यहाँ पे भी है कि आपको इनपुट है, प्रोसेस है, और आपने रिजल्ट क्या दे दिया? समस्या का समाधान। तो यहाँ पे भी 3 एलिमेंट आ जाएंगे, बट यहाँ पे समझाने के लिए है, पर इनकी थ्योरी में वो चीजें सेम नहीं बैठेंगी। जैसे कि
जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी में बैठ जा रहा था क्योंकि उनके 3 एलिमेंट थे। लेकिन यहाँ पे ये सम थ्योरी को समझाने के लिए तो बैठ जाएगा, बट एक्चुअल में इसका नहीं है। इनका कहना था कि बुद्धि जो होगी वो मूल कौशल या घटकों में बटी होती है। जब उसके सामने कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज मिलती है तो उसको वो प्रोसेसिंग करता है, संसाधित करता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, मनन करेगा और उसके आधार पे क्या करेगा, अपनी समस्या का समाधान कर लेगा। ये कहना था किसका? स्टनबर्ग का। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? त्रिआर्किक थ्योरी या त्रिकारक सिद्धांत बुद्धि का। तो ध्यान देना, जो गिलफोर्ड की थ्योरी थी वो 3 डायमेंशनल थ्योरी थी और इनकी जो है वो त्रिआर्किक थ्योरी है, तो दोनों में अंतर है। अब इसके अलावा और अगर थोड़ा इनकी परिभाषा डिटेल कहा जाए तो इन्होंने जो इंटेलिजेंसी को क्या किया था, कहा कि ये क्रिटिज्म मतलब आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में एक्सप्लेन किया कि आप कितना किसी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, यानी आपने आलोचनात्मक क्षमता है कि नहीं। और आपने अगर आलोचनात्मक क्षमता है तो आप बुद्धिमान हो। और जैसे अगर याद हो तो जब मैंने शुरू में इंटेलिजेंसी की आप लोगों को डिफिनेशन बताई है, तो इंटेलिजेंसी की जो डिफिनेशन थी शुरुआत में, तो सब लोगों ने किसी न किसी एक फैक्टर को लेकर चला। जैसे किसी ने कहा कि इंटेलिजेंसी इज द एडजस्टमेंट, अगर आप जितना ज्यादा एडजस्ट कर पाते हैं, आप जितना तेजी सीख पाते हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। तो सब क्या कर रहे थे, किसी न किसी एक एलिमेंट को लेकर चल रहे थे, सारे एलिमेंट को लेकर नहीं चल रहे थे। तो जैसे इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आप क्रिटिसिज्म कर पा रहे हैं, और इसके अनुसार इन्होंने इसका व्याख्या किया कि जब व्यक्ति तर्क करता है, सूचना को संसाधित करता है, तार्किक प्रक्रिया में वो विचारों को समझता है, अब फिर जब वो प्रोसेसेस करके सूचनाओं को प्रस्तुत करता है, तो उसी के रूप में उन्होंने बुद्धि की व्याख्या की। अब कुछ इनमें एक दो चीजें पहले उनको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जिसको कारण इनकी सिद्धांत को एक नाम और भी कहीं कहीं मिलता है, घटकीय सिद्धांत, क्योंकि इनकी थ्योरी में आपको ढेर सारे घटक मिलेंगे पढ़ने को। तो उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि ये जो मैंने अभी बताया था कि प्रोसेस क्या होता है उस चीज का। तो सबसे पहले क्या होता है कि एनकोडिंग करता है। जैसे मैंने बताया कि जो क्या होती है कि बुद्धि इनके अनुसार की मूल कौशल या घटकों में बटी होती है। फिर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको, फिर उसके आधार पे वो थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है और देन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो उसका जो स्टेप है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, एनकोडिंग करता है, यानी कूट संकेतन करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मानव मस्तिष्क है वो संगत या प्राप्त सूचनाओं की पहचान करेगा। मतलब मेरे लिए क्या जरूरी है, संगत का मतलब रिलेवेंट से होता है, उनको मैं पहचानूंगा, तो वो काम करेगा इनकोडिंग के थ्रू। दूसरे स्थान पे क्या करेंगे हम, अनुमान लगाएंगे, इन्फेरिंग। अब अनुमान लगाना क्या करते हैं कि प्राप्त सूचना, अब यहाँ पे जो हमें सूचना मिली इसी के आधार पे हम अनुमान लगाएंगे, कुछ ना कुछ गेस करते हैं। जैसे ऐसा एग्जांपल समझ लो कि अगर हम कहीं पानी की तलाश में हैं और कहीं हमें हरे भरे खूब जंगल दिख जाए, तो हमें अंदाजा हो जाएगा यहाँ हरा भरा जंगल दिख रहा है, यानी आसपास पानी होगा। तो वो हरा भरा जंगल हमारे लिए एक संगत यानी हमारे लिए रेलिवेंट सोर्स हुआ, और उसके आधार पे हमने क्या किया, अनुमान। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एनकोडिंग हो गया, इनफेरिंग हो, मैपिंग करते हैं। अब मैपिंग में क्या करते हैं कि हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं अतीत कह लीजिए, या एक और वर्ड होता है गत शब्द, कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, गत अनुभव क्या है, उनके आधार पे हम परिस्थिति तथा वर्तमान परिस्थिति के मध्य, यानी हमारा जो पास्ट का कनेक्शन रहा उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, और वर्तमान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं या संबंध बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस सिचुएशन में चीजें फिट बैठेंगी या नहीं। कि जैसे संगत प्राप्त, हमारे पास एक सूचना थी, एक बार हमने देखा कि हरियाली थी, पानी है, अनुमान लगाया, लेकिन जब एक बार मान लीजिए आपका अनुभव ऐसा था कि वहां हरियाली थी लेकिन पानी नहीं था, तो वही चीज यहाँ पे आप बैलेंस बनाएंगे, इनका संबंध बनाने की कोशिश करें कि पास्ट और वर्तमान को मिला के कि क्या ये पॉसिबल है जो चीजें दिख रही हैं। चलो और आगे आते हैं। आगे आने पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन करेंगे, यानी हम अब यूज करेंगे। एप्लीकेशन में क्या होता है कि अब ये जो हमारा संबंध बना था, ठीक है, हमने तीसरे स्टेज पे मैपिंग पे एक संबंध बनाया था, उसी संबंध का हम वास्तविक उपयोग करेंगे। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हरा पेड़ दिखा था, ठीक, हम गए, अनुमान लगाया, फिर हमने कोशिश की कि ये चीजें सही है नहीं, और उसके बाद जाके उस चीज को चेक करते हैं और समझ में आता है कि वो सही है
या नहीं। और लास्ट में रिस्पॉन्स है, 5 एलिमेंट है इसमें, यानी 5 स्टेप है। अब रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे कि व्यक्ति समस्या का संभावित, हमारे पास जो जो भी पर्सन है, ठीक है, वो जो उसके सामने प्रॉब्लम थी कि पानी मिलेगा या नहीं, ठीक, जो भी उसको एक्सपीरियंस थे पास्ट के और वर्तमान में जो हो रहा है, उन्हीं के आधार पे हम क्या करेंगे, सबसे उत्तम संभावित समाधान खोजेंगे। ध्यान देना, संभावित, वो एक्चुअल उसका सॉल्व नहीं होता, वो क्या करेगा कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है किसी चीज का, वो देने की कोशिश करता है। तो इसके लिए 5 स्टेप यूज किए जाते हैं। और अगर किन लोगों को इस चीज को डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ तो खैर मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर इस चीज को डिटेल में किसी को पढ़ना है तो हो सके तो एके सिंह की अगर बुक पढ़ता है वो, या फिर प्रॉपर वो स्टर्नबर्ग की थ्योरी पढ़ ले जो उनकी मूल थ्योरी है, तो ये चीजें वहीं पे मिलेंगी। बाकी ये सारी बुक्स में आपको इतने मैटर नहीं मिलेंगे। अब कम इसे घटकी सिद्धांत क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने 3 उप सिद्धांत दिए जिनके आधार पर क्या करता है, प्राणी क्या होता है, यानी व्यक्ति जो होता है, क्योंकि बुद्धिमान तो हम ही तुम हो ना, और तो कोई है नहीं। तो उसी आधार पर जब सूचना को वो संसाधित करता है यानी प्रोसेसिंग करता है, तो उसके लिए 3 इन्होंने घटक दिए, और इसी कारण से उनकी थ्योरी को त्रियार्किक थ्योरी या घटकी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो पहला घटक है, एक मिनट, हम बोलते हैं घटकी बुद्धि। घटकी बुद्धि बोल लीजिए या घटकी, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशनल इंटेलिजेंसी। अब ये जो घटक होती है, जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस होता है, उसी के लिए जिम्मेदार यही होती है कि जो आंतरिक मानसिक प्रक्रम जो भी होंगे मानव के, आंतरिक मानसिक प्रक्रम जो भी होता है, उस हर चीज का जिम्मेदार यही होती है घटकी बुद्धि। तो ये पहला घटक हुआ, ध्यान देना, इसी तरह 3 घटक हैं। तो पहला घटक हुआ घटकी बुद्धि, जिसमें क्या होता है कि आंतरिक मानसिक प्रक्रम के लिए जो भी चीजें जिम्मेदार हैं, तो ये यही होता है। और इसी कारण व्यक्ति क्या होता है कि जो मैंने शुरू में बताया कि आलोचनात्मक थिंकिंग की बात की जा रही है, सोचने की बात की जा रही, क्रिटिसिज्म करने की बात की जा रही है, सोचने की क्षमता ऐसे लोगों में जिनमें घटकी बुद्धि ज्यादा होगी, तो उनमें क्रिटिसिज्म की क्षमता भी ज्यादा होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टर्नबर्ग कह रहे हैं, तुम्हारे अंदर कुछ और बुद्धि ज्यादा होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये थ्योरी लंबी क्यों होगी अब समझ में आएगा, क्योंकि इन्होंने इसके भी 3 एलिमेंट बताए हैं। इन्होंने पहले तो ये बताया कि आंतरिक मानसिक प्रक्रम के लिए उत्तरदायित्व होता है, और जिन लोगों में ये ज्यादा होती है, क्रिटिसिज्म करने की क्षमता ज्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा कि इसके भी 3 उप घटक हैं। देखो, पहले आपने 5 प्रोसेसिंग के 5 स्टेप पढ़े, उसके बाद आते हैं हम लोग मेन थ्योरी पे, जहां पे इन्होंने पहला घटक दिया। पहले घटक में ही आपको 3 उप घटक मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो होता है मेटा कंपोनेंट घटक होता है, बुक में आपको मेटा घटक के नाम से मिल जाएगा, हिंदी में भी, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना। मेटा कंपोनेंट, तो ये हुआ, किसका हुआ, ये घटकी बुद्धि का एक पार्ट हो गया मेटा कंपोनेंट। अब मेटा कंपोनेंट क्या कहता है कि हाई लेवल की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, यानी उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं से इसका संबंध होगा। यानी इसका आप तब यूज करेंगे जब आपको मेंटल एबिलिटीज हाई लेवल की थिंकिंग करना होता है, उनकी प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाएगा कौन सा घटक, मेटा घटक। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, जिसके द्वारा क्या होता है किसी कार्य के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के लिए योजना बनाता है ये, ठीक है, उसका नियमन किया जाए, यानी हम किसी कार्य के लिए कैसे करना है, कैसे उसको एक एप्लीकेशन मोड में लाना है, उस हर चीज को करने के लिए कौन इंटेलिजेंस यूज की जाएगी, मेटा कंपोनेंट। किसके अंतर्गत, घटकी बुद्धि के अंदर। और ध्यान देना कि इसके अंदर क्या होगा, किसी कार्य को करने, निष्पादन, नियमन, या किसी चीज को जो फाइनल टच होता है यानी अंतिम रूप देने के लिए, तो वो इसी कंपोनेंट का यूज किया जाता है, जो कि है कौन सा, मेटा कंपोनेंट। और टेंशन मत लेना, इसका पूरा पीडीएफ दूंगा, डिटेल में है मेरे पास,
लेकिन हाँ मेरे रिटर्न में है, समझ लेना, अगर कहीं पे डाउट हो तो क्वेश्चन कर लेना। अब जैसे इसके एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में आप मेटा कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, या मेकिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाना भी एक अच्छी एबिलिटी होती है, सब में नहीं होती है कि प्रॉपर किसी प्रॉब्लम के लिए एक हाइपोथेसिस वो क्रिएट कर पाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है और हाइपोथेसिस क्या है। तो यहाँ पे यूज होता है मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट के बाद आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यानी अभी थोड़ी देर पहले जिसकी हमने बात की थी निष्पादन की, तो अब आता है परफॉर्मेंस। तो ये हो गया दूसरा, पहला हो गया हम लोगों ने पढ़ा मेटा कंपोनेंट, दूसरा हो गया परफॉर्मेंस। अब देखना यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हमने कहाँ यूज किया था इसका, हाई मेंटल प्रोसेस में, यानी हाई मेंटल एक्टिविटीज में, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं में हमने यूज किया था मेटा कंपोनेंट का। इसका यूज हम करते हैं कि किसी चीज को वास्तविक रूप देने में, कि भाई कल्पना तो हमने कर ली ना, कि जैसे कल्पना हमने कर ली कि हमें चांद पे जाना है, तो ये तो कल्पना हो गई, कल्पना तो करवा दिया मेटा कंपोनेंट ने। हमने मन में पूरा खाका भी तैयार कर लिया कि ऐसे जाएंगे, इसरो के पास जाएंगे, रॉकेट लेके पहुंच जाएंगे, ये तो हमने सोच लिया ना। अब इस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट करता है। वो कैसे करता है, तो वो क्या करता है कि वही जो मैंने बताया था कि पास्ट के एक्सपीरियंस, वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे क्रिया करने में वो हेल्प करेगा, यानी पास्ट का एक्सपीरियंस लेगा कि अगर किसी कार्य को उसने सेम वे में करके सक्सेस पाया है। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे, चलो जगह तो नहीं बची, क्या किया, पढ़ा रटा पास, ये तीन चीज लगा रखा है अपनी जिंदगी में। क्या किया, पढ़ा रटा पास, जैसे थ्री इडियट का चतुर, कुछ बच्चे यहाँ भी बहुत चतुर हैं, तो पढ़ा रटा पास, ठीक। तो हर बार अगर उसे सफलता मिल जा रही है पास्ट के एक्सपीरियंस, तो वो कोशिश करेगा कि भैया वास्तविक रूप से मैं फिर वही कर लेता हूँ, पढ़ा रटा पास, काम हो गया, अंडरस्टूड के लेने नहीं मुझे, तो ठीक है। और जैसे अगर इसकी बात करें तो जो कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, खासकर जहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आते हैं, तो वहां बिल्कुल यूज किया जा सकता है पढ़ा रटा पास, क्योंकि अगर उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट पूछ लिया किसी चीज का, तो पढ़ा रटा पास से ऑप्शन तो कोई अच्छा है ही नहीं कि पढ़ लिया रट लिया पास हो गए। लेकिन जहां अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आ गए, अप्लाइड मूड में आएंगे, तो फिर वहां पे पढ़ा रटा नहीं पास होगा, वहां पढ़ा रटा लेकिन फेल हो गया। तो ये चीजें होती हैं। तो पहले चीज देखो, किसने क्या किया, हाई लेवल पे आपको थिंकिंग कराई, फिर परफॉर्मेंस ने उस चीज को रियल रूप में देने में आपकी हेल्प की। जैसे इसका एग्जांपल दिया इन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरा इसको डिलीट करते हैं हम, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, जाने दो, इतने में ही काम हो जाता है। अब इसमें तीसरा उपघटक इनका क्या है, वो है नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट, इसको शॉर्ट में आप बोल लीजिए के ए सी, कैश, ठीक। पैसा वाला कैश नहीं है ये, कैश ही है बस। अब क्या होता है कि यह ज्ञान संग्रहण घटक कहा जाता है, हिंदी में इसके लिए वर्ड जो यूज करते हैं नॉलेज, यानी कलेक्ट करना, और कंपोनेंट मतलब घटक पे है। अब इसके द्वारा होता क्या है कि जब किसी भी पर्सन के पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, ठीक है, कोई उसके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ जा रही है, उसको सीखने, यानी उसको लर्न करने, अपनी मेमोरी में उसे स्टोर करने, ठीक, यानी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है या कोई स्किल्स है तो उसे लर्न करना, उसे अपने मेमोरी में स्टोर करना, और साथ में जो उसके ओल्ड आइडियाज हैं, कन्फ्लिक्ट तो यही होता है ना, जब ओल्ड आइडियाज से वो इनको, इन चीजों को बैलेंस ना कर पाए। देखो, आप नई चीज सीखते जाओ वो अच्छी चीज है, पर उसके साथ जो आपकी पुरानी चीजें हैं उनके साथ अगर उसको बैलेंस बना के यूज कर लिया, तो वहीं पे यूज होता है नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट। तो वही चीज करने में इसका यूज किया जाता है कि आप नई चीजें सीखते भी जाएं, मेमोरी में स्टोर भी करते जाएं, पर आपके जो पुरानी चीजें थे उनके साथ इसका एक्वाइजेशन भी होता जाए, कि हाँ साथ में इनको भी ग्रहण करते जाएं, मिला के चलें। जैसे एक तरह से अभी जब याद हो, तो गिलफोर्ड की थ्योरी में मैंने सिस्टम बताया था, ऑर्गेनाइजेशन करना काम था।
तो इन चीजों को आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए सीधे शब्दों में, और जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो कहाँ पे किस चीज का यूज करना है तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे कई बार अचानक जो लड़का प्रॉपर बाइक ही चलाया हो, हमेशा कभी स्कूटी चलाई ना हो, अचानक से उसको स्कूटी चलाने के लिए दे दो, वो चला लेगा, लेकिन वो पता चलेगा उसे क्लच मारना है, पता चला उसे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि बाइक में लेफ्ट साइड में क्लच होता है, राइट साइड में वो होता है ब्रेक होता है हैंडल में। पता चला उसने अपने हिसाब से क्लच दबाया, गाड़ी रुक गई, वो गिर गया मुंह के बल। तो ये चीजें ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है कि जो भी चीज आपके जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं उनको लर्न करना है, मेमोरी में अपने ओल्ड आइडियाज के साथ उनको मैचअप करके उनको नए तरीके से यूज करना है, उनको संगठित करके यूज करना। अब इसमें भी 3 चीजें हैं, अब ध्यान देना, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्लास लेंदी होगी। तो अभी तक हम लोगों ने पहला जो घटक पढ़ा था घटकी बुद्धि, उसके 3 एलिमेंट पढ़े, और इन भाई साहब के भी खुद के 3 एलिमेंट हैं, तो उनका बस नाम जान लो, वही काम है। पहला है सेलेक्टिव इनकोडिंग, सेलेक्टिव इनकोडिंग मतलब चयन करने के लिए यूज किया जाएगा, किस चीज का चयन करना है। फिर आपको यूज करना है सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, और लास्ट में है सेलेक्टिव कंपैरिजन। अब इनकोडिंग क्या था कि आपको कूट संकेतन करके चयन करना था, फिर आपको कॉम्बिनेशन बनाया था और तुलना करना है। तो ये यूज होता है किसमें, नॉलेज एक्वाइजेशन कंपोनेंट में। तो ऐसे अगर देखा जाए तो आप लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली, पहले 5 आपने स्टेप पढ़ लिए, देन फिर कॉन्सेप्ट समझा, फिर पहली घटकी बुद्धि पढ़ी, फिर घटकी बुद्धि के 3 एलिमेंट, और उसके बाद इसके भी 3 घटक, कि इसके लिए भी मेरे पास भी 3 भाई हैं मेरे, अकेला मत समझना। तो ढक्कन गिर गया। तो ये जो था, अभी ये आधी थ्योरी हुई है, अभी 2 घटक बाकी हैं और उनके एलिमेंट्स भी बाकी हैं। अब ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स मैंने बताए, सेलेक्टिव इनकोडिंग, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्टिव कंपैरिजन, इसके द्वारा क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने नॉलेज में क्या होता है कि अपने व्यवहारिक नॉलेज में गेन करता है कि उसको और ज्यादा मैं बढ़ा सकूं। तो यानी इसका यूज कहा जाता है, कहाँ किया जाएगा कि आप अपनी बिहेवियर नॉलेज को डेवलप करने के लिए। चलिए अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, इनके जो दूसरा घटक है, हमने एक घटक तो पढ़ लिया। मैं सोच रहा था कि पहले इस क्लास को 2 हिस्सों में बना दूं, पर लगा कि 2 हिस्सों में बटाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने कहा एक में ही बना देते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर आता है अनुभवजन्य बुद्धि, क्या ही खत्म हो गई क्या, नहीं, अनुभवजन्य बुद्धि, कई जगहों पे इसे सृजनात्मक बुद्धि भी आपको कुछ किताबों में मिलेगी, तो उसके लिए कंफ्यूज मत हो जाना, सेम चीजें हैं, नाम अलग, पर्यायवाची सब जानते हो ना, उसी तरह इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी। स्टार्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ INT ठीक। अब ये जो बुद्धि होती है लर्निंग की एक थ्योरी से इंस्पायर है, मैंने कहा था ना मैं कंपैरिजन करता हूँ, इनसाइट, इनसाइट आप कोहलर का जब सिद्धांत पढ़ेंगे, सूझ का सिद्धांत, तो वहीं पे जो इंसाइट होता है, हिंदी में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए सूझ यूज करते हैं। अब यहाँ पे सूझ का क्या मतलब है कि नए नए विचारों को सृजन करने की क्षमता से है, कि आप कितना नए नए थॉट्स, नई नई चीजें क्रिएट कर पाते हैं, नए नए आइडियाज ला पाते हैं, उसी के लिए इन्होंने यहाँ पे इनसाइट वर्ड यूज किया। और यही एक वर्ड पे आगे लर्निंग की एक पूरी थ्योरी मिल जाएगी। अब ध्यान देना, इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति में जिसमें इनसाइट लर्निंग मतलब इंटेलिजेंट ज्यादा होगी, सूझ ज्यादा होगी, नए नए विचार क्रिएट करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो ऐसा जो पर्सन होगा वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पर उसका उपयोग कर लेगा और अपनी समस्याओं को नवीन और मौलिक रूप से सॉल्व कर पाएगा। जैसे मैंने अभी याद हो तो गिलफोर्ड की थिंकिंग में 2 प्रकार के आपको, गिलफोर्ड की इंटेलिजेंसी थ्योरी में 2 टाइप्स की इंटेलिजेंसी बताई थी।
एक कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक डाइवर्जेंट। तो एक में मैंने ये बताया था कि इंसान क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब होता है ना कि बस सीधे जो रास्ते बनाए उसी पे चले चलो, काम करके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसमें जो होगा वो क्या करेगा कि न्यू तरीके से, एक मौलिक तरीके से वो किसी प्रॉब्लम को जो इसका उसका खुद का आइडिया होगा सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे यूज किया जाती है कौन सी, अनुभवजन्य बुद्धि या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी। अब ध्यान देना, जिनमें इसकी अधिकता होगी, मैं हमेशा अधिक किसी भी चीज की अधिकता के लिए ऊपर का एरो बनाता हूं, यानी अधिकता होगी, वो क्या करेंगे जो भी उनके एक्सपीरियंस होंगे, यानी कह सकता हूं कि उनके जो भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है, उसको वो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में रख लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था गिलफोर्ड की थ्योरी में कि वहां पे सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, तो वो इनको क्या करेंगे, जितने भी उनके एक्सपीरियंस आप तक हो रखे हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से वो ऑर्गेनाइज करके यूज करने की क्षमता रखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज कहीं भी पड़ी है, जैसे बॉयज हॉस्टल होता है कि लड़कों का पूरा सामान एक तरफ पड़ा है, कुछ कहीं पड़ा है, फिर ढूंढना पड़ता है कि उसी एक 10 बाय 12 कमरे में ढूंढेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। लड़कियों का कमरा देख लो, हर चीज मेंटेन एक तरफ एक रखी होगी और ढूंढ लो, कोई भी चीज तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, तुम्हें डायरेक्ट दिख जाएगी। लड़कों के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे उसी तरह ऑर्गेनाइज करके चीजों को यूज करने की बात करता है, ताकि उपयोग कैसे कर लिए, किसी, जैसे मैंने अभी बताया ना, नवीन तरीके से, किसी नवीन या मौलिक रूप से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वो ऑर्गेनाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर उसके सामने अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे उन चीजों को उससे यूटिलाइज करना है, तो वो एक न्यू फॉर्म में या एक ऐसे फॉर्म में जो अब तक पहले किसी ने न देखा हो, उस रूप में उसका यूटिलाइज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या नए तरीके से रिसर्च कर सके, कोई नई रिसर्च कर ले। या एक चीज और होती है कि ऐसे लोगों में पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, कि यानी वो एडॉप्ट हो जाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगी। अगर माहौल बदल रहा है, नो डाउट, टेंशन मत लेना भाई, तेरा गिरगिट है, बदल जाएगा। वो इस तरीके के हैं कि कोई बात नहीं, अगर उनके सामने प्रॉब्लम आएगी तो वो हेजिटेट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, उसका यूज कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, माहौल बदल रहा है, कोई बात नहीं, हम भी बदल जाते हैं। तो वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या एक और अपने आप को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। किस, कैसे लोग, जिनमें एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी। सब नहीं, सब में हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो, लास्ट इसका घटक आ जाते हैं हम लोग, संदर्भात्मक बुद्धि बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कंटेक्सुअल इंटेलिजेंसी। ठीक, मैं वहीं पे शार्ट लिख दे रहा हूँ इसको भी। अब इसका एक नाम और होता है, आपको कुछ बुक्स में मिलेगा, उसका जो नाम होगा वो व्यवहारिक बुद्धि के नाम से मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना गलती से भी, चाहे संदर्भात्मक बुद्धि लिखा हो चाहे व्यवहारिक बुद्धि लिखा हो, दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। पर्यायवाची सब तो जानते ही होंगे। अब ये बुद्धि जो क्या कहती है कि जो आपका वातावरण है, यानी जो भी आपका वातावरण है, जो भी पर्यावरण है, उसमें क्या होगा कि सिचुएशन डिफरेंट होंगी ना, एक जैसी तो होगी नहीं, डिफरेंट सिचुएशन होंगी। क्या लिख रहा हूं मैं, खुद ही कंफ्यूज हो गया। डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, यानी उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा उसमें जब डिफरेंट सिचुएशंस उसके सामने आ जाएंगी, तो वो क्या करेगा, इनमें एडजस्ट होने में हेल्प करेगा। अब ध्यान देना, वहां पे क्या था कि वो एक सिचुएशन में होते थे कि वो पर्यावरण के अनुकूलन हो जाते थे, कि ध्यान देना लास्ट में, यहाँ पे क्या है कि या तो वो वातावरण को बदल लेंगे या तो वातावरण में बदल जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका एक नाम व्यवहारिक इंटेलिजेंसी भी पड़ा है। फिर कुछ मैंने गलत कर दिया, जब ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो यही दिक्कत होती है कभी कभी। ठीक, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, व्यवहारिकता उनमें ज्यादा होती है, इनमें, जिनमें कंटेक्चुअल इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी।
और ऐसे लोग अपने आप को व्यवहारिक बनाकर रखने में काफी समझदार होते हैं। मतलब उन्हें किस सिचुएशन में कैसे से होता है ना कि कई लोग एकदम मुंहफट होते हैं, ऐसे समझ लो, जो लिखा है उसको छोड़ दो, ऐसे समझाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम मुंहफट होंगे कि तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हारे मुंह पे या तो तुम्हारी तारीफ कर देंगे या तुम्हारी बुराई कर देंगे। या कोई चीज होगी तो फट से जवाब दे देंगे ना, हमारे पास नहीं है, भले उनके पास है, नहीं देख मना मतलब सीधे मना कर देंगे और वो डील नहीं करेंगे। और जिनमें ये बुद्धि होगी वो सोच समझ के करेंगे कि अगर लगता है कि उसको हेल्प है, ठीक है थोड़ी सी कर देते हैं। नहीं तो वो मना भी ऐसे करेंगे तुम्हें खुद लेके, यार बेचारे के पास तो क्या पता खुद ही नहीं हो, उसके पास है कि नहीं तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो इस तरीके से डील करेगा कि आपको लगेगा कि यार हो सकता है उसके पास नहीं होगा, इसीलिए उसने मना कर दिया। तो ऐसे लोग कौन कर पाते हैं? जिनके अंदर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंसी हो, वही लोग व्यवहारिक हो पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान देना फिर से, मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार स्टनबर्ग को ही ठहराऊंगा, मुझे मत ठहरा देना कि मैं कह रहा था। अब स्टनबर्ग का एक चीज मानना था यहाँ पे कि अगर इनके सामने सिचुएशंस इनके अकॉर्डिंग ना होके इनके विपरीत हो जाए, कि जैसे हम लोग हमेशा, जैसे अगर मान लो चल पढ़ने बैठे तो लाइट ना कटनी चाहिए, भाई अंधेरा रहेगा तो पढ़ेंगे नहीं। या जैसे मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो वाईफाई कनेक्शन नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे वाईफाई कनेक्शन चाहिए, वाईफाई नहीं जाना चाहिए। एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर ये सब चली जाती है, सिचुएशंस क्या होती है, हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विपरीत हो जाए, लेकिन स्टर्नबर्ग का मानना था कि ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में सफल हो जाते हैं। और इसका जो इन्होंने श्रेय दिया था, उन्होंने इसी संदर्भात्मक बुद्धि को दिया था कि जिनमें संदर्भात्मक बुद्धि ज्यादा होती, कि भले उनकी लाइफ में उनके अकॉर्डिंग ना चल रही हो जिंदगी, उनके अनुसार ना कर पा रहे हैं, वो अपने हिसाब से नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो लाइफ में सक्सेस होने के रेट ज्यादा है, वो कर जाते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं। अब इसके भी 3 पार्ट हैं, इन्होंने भी अपनी इस बुद्धि में भी 3 अंश दे रखे हैं। इनके भी 3 तो भाई बहन हैं, जिसके लिए मैंने बताया था कि ये क्लास लंबी होगी, और उसका यही कारण है कि इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। अब अगर बीए के बच्चे आप लोग होते हैं, सिर्फ बीए के बच्चों के लिए क्लास होती, तो मैं सिर्फ इसके तीनों एलिमेंट्स यानी जो कंपोनेंट थे सिर्फ वो बता के छोड़ देता, घटकी बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। बट एमए या एमएड या नेट वाले, तो तुम लोगों को ये पूरी चीजें जाननी पड़ेंगी, इसीलिए ये क्लास लंबी होनी थी, नहीं तो ये क्लास भी 10 मिनट की ही होनी थी। अब सबसे पहला जो है समायोजन या अनुकूलन है, ठीक। अब ये क्या कहता है कि किसी विशेष वातावरण की मांग के अनुरूप, मतलब अगर कोई स्पेशल नीड की जरूरत है, कहीं से आया रिक्वायरमेंट, तो उसके अनुरूप आपको अपने अंदर स्किल विकसित करना होता है, या एक सफल अनुकूलन वातावरण से दूसरे वातावरण से अलग होगा। अब ये मैं समझा दे रहा हूँ ये लाइन क्या बोली। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल आपको कोई स्पेसिफिक नीड है किसी इन्वायरमेंट में, तो उसके लिए आपको अपने अंदर उसकी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। सीधी सी बात कह रहा है कि आपको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अब ये एक वातावरण में और दूसरे वातावरण में डिफरेंट कैसे होगा? एग्जाम्पल ये है कि अब मैं पढ़ने वाला बच्चा, आप पढ़ने वाले बच्चे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट या एडॉप्टेशन होगा, उसका तरीका होगा कि हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने अंदर अच्छी स्किल्स यानी नॉलेज, अच्छा नॉलेज एक्वायर करके इंटरव्यू देके जॉब लेके लाइफ अर्न करेंगे। इन केस वहीं पे कोई ऐसा लोग जो पढ़ाई न करके अगर व्यवसाय कर रहे हैं और उनके सामने पैसे की प्रॉब्लम आ रही है या अर्न करना है, तो वो अपना अडॉप्टेशन किसी व्यवसाय को अर्न करके करेंगे, किसी व्यवसाय को लर्न करके, तो स्पेसिफिक। तो इसीलिए यहाँ पे जो अनुकूलन होगा वो 2 अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, बट अडॉप्टेशन होगा उस स्पेसिफिक नीड्स के लिए। दूसरी चीज की बात करते हैं, चयन यानी सिलेक्शन। अब चयन का यहाँ पे किसी एबिलिटी से मतलब है, ध्यान देना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चयन मीन्स यहाँ पे किसी एबिलिटी से है, और ऐसा व्यक्ति जो किसी में कोई एबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, ऐसे वातावरण का चयन करेगा जहां पे उसकी एबिलिटी के अनुरूप काम हो रहा है। समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे अंदर ड्राइविंग की स्किल है, तो तुम कहीं ऐसे स्टेट से कहीं ऐसे शहर में जाओ जहां तुम्हें ड्राइविंग का काम मिल जाए, तो ये होता है चयन। अब पता चला तुम्हें ड्राइविंग आती है, तुम ड्राइविंग में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो, पर तुम्हारे शहर में इसकी कोई संभावना ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है,
तो क्या मतलब है कि तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, तुम्हारे अंदर बहुत स्किल्ड है। तो इसीलिए ये सिलेक्शन की बात कर रहे, देखो वहां पे अपने अंदर एक स्किल डेवलप होने की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि हमारे अंदर स्किल है, यस आई एम स्किल्ड, तो लेकिन मुझ में क्या करूंगा कि मैं कैसी एक ऐसे इन्वायरमेंट की खोज करूंगा जहां पे मेरी जरूरत हो। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है कि आपकी नीड और आपके टैलेंट के लिए, आप जिन जो ऐसे लोग होते हैं कि मेरे अंदर मुझे नीड भी है और मेरे अंदर टैलेंट भी है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी चीज का चयन कर लेते हैं कि भाई ठीक है, इस शहर में स्कोप है, मैं भाग जाता हूँ वहां पे, इस शहर में स्कोप है, यहाँ चला जाता हूँ। और थर्ड आता है शेपिंग। शेपिंग यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में एक ही मिलेगा, शेपिंग ही वर्ड यूज किया जाता है, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो पहला वाला एकदम क्लियर था कि आपने स्किल डेवलप कर ली, दूसरे वाले में आपके अंदर स्किल थी, आपने किसी एक ऐसी सिचुएशन या एनवायरनमेंट की चुनाव कर लिया जहां पे आपकी स्किल का यूज हो रहा है। थर्ड में क्या होता है कि ऐसी में क्या होगा कि अपने आप पर्यावरण विशेषकर चुने गए वातावरण, आपने जब कोई वातावरण चुन लिया, अब वो प्रैक्टिकली ना हो, ध्यान देना यहाँ पे बात यह है कि वो जो आपने चुना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी आप चुन रहे हैं किसी चीज को, लेकिन बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे आपको तालमेल बैठाना पड़ता है। यानी ये कह सकते हो कि एक तरह से बैलेंस करने का काम शेपिंग, और शेपिंग का नॉर्मल मीनिंग लो तो किसी चीज का शेप लेने से, भगोने में पानी डाल दोगे तो भगोने का शेप हो जाएगा, कुकर में डाल दोगे कुकर का शेप हो जाएगा, या लोटे में डाल दोगे तो लोटे का शेप हो जाएगा ना, कि जैसा उसका आकार है। पानी अगर यही सोचो कि ये बर्फ फॉर्म में होता तो क्या ये पॉसिबल था करना, नहीं पॉसिबल था ना। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, फिर भी ऐसी बुद्धि से युक्त प्राणी क्या करता है कि शेपिंग के थ्रू वहां के साथ तालमेल बिठाकर या कह सकते हो कि व्यक्ति जो होता है कि वातावरण को कुछ इस ढंग से परिवर्तित करेगा कि वो उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो जाए। देखो यहाँ पे भी प्राणी की स्किल है, बट क्या करता है कि जहां पे वो गया, इनकेस आप ऐसी जगह पे चले गए जहां पे आपकी वो स्किल काम नहीं आ पा रही थी, तब क्या करेगा प्राणी, अब यहाँ पूरे वातावरण को ही बदल देगा, क्या हटाओ रुको हम आके प्रबंध करते हैं, तो वो क्या करेगा वातावरण को इस रूप से शेप देगा या अपने आप को वहां पे कि उसकी स्किल्स वहां पे यूज होने लग जाए। तो ये थी पूरी स्टर्नबर्ग की त्रिआर्किक थ्योरी, जो कि एक क्लास में समराइज करना बहुत लेंदी काम है, और कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट्स में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे इसका प्रॉपर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वही बात है कि जो मेरे और आपके लिए हेल्पफुल है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सपोर्ट करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, और मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।